हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपर। हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। लेकिन अगर आपके आरजेएस में भी ये पूछे जाने वाला है किसी भी जुडिशरी एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम कर रहे हैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, जिसमें हमने सेक्शन 156 तक कवर कर लिया था। ये बहुत ही इजी सेक्शंस है, इनको हम जल्दी से कवर करते हैं। देखिए, सेक्शन 157 क्या बात करता है, तो देखिए सेक्शन 157 बात करता है असेसमेंट ऑफ रेंट्स की। ठीक है, असेसमेंट ऑफ रेंट्स की जो लगान है उसका निर्धारण कैसे होगा। तो देखिए, सेटलमेंट ऑफिसर सैंक्शन करेगा रेंट रेट्स के आधार पर हर होल्डिंग का रेंट तय करेगा, और ये रेंट इनहेंसमेंट, अबेटमेंट या कम्यूटेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेटलमेंट ऑफिसर जो है अप्रूव्ड कर रहा है रेंट रेट्स के आधार पर हर खेत का लगान तय करता है। देखिए, जो अप्रूव्ड रेंट रेट्स है ना, अभी हमने ऊपर, अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा हो तो जो फाइनल जो रेंट को अप्रूव कर रही थी वो स्टेट गवर्नमेंट थी ना। फाइनल अप्रूवल हो गया था ना रेंट रेट का, वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी। अब है, जब फाइनल अप्रूवल हो गया है कि रेंट रेट क्या रहेगा, तो अब रेंट का असेसमेंट कैसे होगा। तो अब जो ये सेटलमेंट ऑफिसर है ना, जो सैंक्शन रेंट रेट है, जो अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, सैंक्शन रेंट रेट जो अब स्टेट गवर्नमेंट ने बता दिया है, अब उसके आधार पर ही सेटलमेंट ऑफिसर क्या करेगा, हर होल्डिंग का रेंट तय करेगा। ठीक है, अब जो लैंड है उसका क्या रेंट होगा, अब वो सेटलमेंट ऑफिसर तय करेगा, जो सैंक्शन रेंट रेट है जो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है उसके आधार पर। ठीक है, अब ये जो रेंट है इनहेंसमेंट भी हो सकता है, अबेटमेंट भी हो सकता है, या कम्यूटेशन भी हो सकता है, किसी भी तरीके से असेसमेंट, ये जो रेंट का असेसमेंट है हो सकता है। तो क्या है, सेटलमेंट ऑफिसर ने अप्रूव्ड रेंट रेट के आधार पर हर खेत का लगान तय किया है। तो जो रेंट है वो असेस्ड कौन कर रहा है, सेटलमेंट ऑफिसर। देखो, हर चीज में डिफरेंस है। जब रेंट को असेस करने की बात आ रही है, ठीक है, तो वो सेटलमेंट ऑफिसर कर रहा है। लेकिन जब फाइनल अप्रूवल ऑफ रेंट रेट की बात आ रही है, तब वहां स्टेट गवर्नमेंट है, आपको भूलना नहीं है। सेक्शन 158 किस बारे में बात करता है, लैंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम असेसमेंट। कुछ लैंड ऐसी हैं, ठीक है, जिन पर रेंट नहीं लगाया जाता। ठीक है, सेक्शन 158 बता रहा है कर निर्धारण से अलग रखी जाने वाली भूमि कौन कौन सी है। बिल्डिंग्स हो गए, ठीक है, और अपॉर्चुनेंसेस हो गए, थ्रेशिंग फ्लोर्स हो गए, ग्रेवयार्ड्स हो गए, क्रिमेशन ग्राउंड्स हो गए, रोड्स, पाथवेज, अनकल्टिवेबल लैंड्स हो गई। ठीक है, तो ये कुछ जमीनें हैं, ठीक है, जैसे सड़क हो गए, कब्रिस्तान हो गए, भवन आदि पर, इन पर क्या है, इन पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, आप रोड पर टैक्स नहीं लगाएंगे, आप पाथवेज हैं, ठीक है, इन पर आप रेंट, बेसिकली मैं रेंट की बात कर रही हूँ, उसका रेंट नहीं लेंगे आप। ठीक है, ग्रेव यार्ड्स हो गए, इन पर आप रेंट नहीं लेंगे। तो विच लैंड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम असेसमेंट, तो देखिए, कल्टीवेटेड लैंड पर तो हम लगाते ही हैं, इरिगेटेड लैंड पे भी लगाते हैं, कोई प्राइवेट फार्म है उस पर भी लगाते हैं, लेकिन ग्रेव यार्ड पर हम क्या है, रेंट नहीं लगाएंगे। सेक्शन 159 बात करते हैं अलाउंस फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधारों के लिए छूट। अब देखिए, ये सेक्शन कहता है अगर टेनेंट ने लीगली कोई इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है, अगर टेनेंट ने लीगली क्या है, कोई इम्प्रूवमेंट किया है, तो 20 साल तक उसे इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट टेनेंट को मिलेगा और रेंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर टेनेंट ने लीगली कोई इम्प्रूवमेंट किया है, तो 20 साल तक उस इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट टेनेंट को ही मिलेगा, और उस पर कोई रेंट भी नहीं बढ़ाओगे आप। ठीक है, जैसे कि किसान द्वारा की गया सुधार का फायदा 20 साल तक किसान को मिलता है। ये सेक्शन 159 जो है ना, इसमें जो 20 इयर्स की जो बात की है, उसको आपको याद रखना है। सेक्शन 159 में आप देख रहे होंगे, full benefits arising from such improvement for the period of 20 years in the aggregate। ठीक है, फिर सेक्शन 160 एग्जिस्टिंग रेंट कंसिडरेशन। ठीक है, एग्जिस्टिंग रेंट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल असेसिंग रेंट। लगान निर्धारित करते समय जो वर्तमान लगान है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो रेंट तय करते समय जो आपका एग्जिस्टिंग रेंट है उसको ध्यान में रखा जाएगा। व्हाइल असेसिंग रेंट विच इज कंसीडर्ड, एग्जिस्टिंग रेंट इज कंसीडर्ड। फिर है हमारा सेक्शन 161 लिमिट्स ऑफ इनहांसमेंट। अब देखिए, सेक्शन 161 सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर रेंट में बढ़ोतरी एग्जिस्टिंग रेंट के 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आप रेंट में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि उस समय जो एग्जिस्टिंग रेट चल रहा है, उससे अगर आपको उसका उस एग्जिस्टिंग रेंट है उसके 1/4 से ज्यादा आप क्या नहीं कर सकते, रेंट में इनहेंसमेंट नहीं कर सकते। ठीक है,
और रेंट वैल्यू के थर्ड फोर्थ से कम नहीं हो सकता, और जो रेंट वैल्यू है उसके थ्री फोर्थ से कम नहीं हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला, जो आप रेंट में जो इनहेंसमेंट कर रहे हैं जो, तो वो क्या है, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, वन फोर्थ वाला और थ्री क्वार्टर्स ऑफ द वैल्यूएशन वाला, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग रेंट शैल नॉट बी इनहेंस्ड बाय मोर देन वन फोर्थ, ठीक है, एक वन फोर्थ से ज्यादा नहीं, एंड इन नो केस में लेस देन थर्ड थ्री क्वार्टर्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द होल्डिंग। फिर है मैक्सिमम इनहेंसमेंट कितना हो सकता है, एग्जिस्टिंग रेट का वन फोर्थ। फिर है प्रोग्रेसिव इनहेंसमेंट, अगर रेंट ज्यादा बढ़ता है तो उसे 3 साल में धीरे धीरे लागू किया जाता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव इनहेंसमेंट, क्रमिक वृद्धि क्या कहती है कि अगर रेंट ज्यादा बढ़ रहा है तो उसे 3 साल में धीरे धीरे लागू किया जाएगा। तो इसमें आपको 3 इयर्स वाली बात को याद रखना है, ठीक है। 3 इयर्स वाली बात को इसमें आपको याद रखना है। प्रोग्रेसिव एनहेंसमेंट पीरियड इज क्या है, वो 3 इयर्स होता है। फिर है शाही होल्डिंग्स 163, एडिशनल प्रोविजन फॉर असेसमेंट ऑफ शाही होल्डिंग्स, शाही जोतों के कर निर्धारण के लिए अतिरिक्त प्रावधान। अब ये देखिए सेक्शन क्या कह रहा है, जो शाही मतलब जो वेल इरिगेटेड लैंड होती है उसका रेंट अलग तरीके से तय होता है, ठीक है। तो इसका रेंट कैसा होगा, अलग तरीके से तय होगा। कैसे, जैसे चाही है, ड्राई है और फैलो लैंड की एवरेज देखी जाती है, ठीक है, और 5 ईयर का एवरेज लिया जाता है। इन सबको देखो, पूरा आपको मैं जिस बता रही हूँ बस इतना याद रख लो, चाही, ड्राई और फैलो लैंड, ठीक है, इसकी एवरेज देखी जाती है 5 ईयर का, 5 इयर्स का क्या है इसका एवरेज, एवरेज लिया जाता है, ठीक है। और इंटेंशनल फैलो लैंड को चाही माना जाएगा, ठीक है। ये बात भी आप याद रखेंगे। आप इसको अपने सेक्शन में मार्क कर लो, सेक्शन 163 है ना, जैसे कि इसमें आपको मैंने बताया ये जो 5 इयर्स वाला ये लिखा है इसमें the rent calculated in respect of the average of the area of the holding cultivated चाहे cultivated as dry and kept fallow during the last 5 years, ठीक है, इसको मार्क कर लो आप as the appropriate sanction rent rate respectively for चाही लैंड, ठीक है। अब है सेक्शन 164 प्रिपरेशन ऑफ परचाज। अब देखो सेटलमेंट ऑफिसर क्या कर रहे हैं, हर होल्डिंग का असेसमेंट पर्चा बनाते हैं। अब ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। और उसमें क्या, उस पर्चे में क्या क्या लिखा है, क्या टेन्योर है, फील्ड नंबर क्या है, सॉइल का क्या क्लास है, रेंट रेट कितना है, असेसमेंट रेट कितना है, फिर जो असेस किया है सेटलमेंट ऑफिसर ने, रेंट रेट स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है, असेस रेट सेटलमेंट ऑफिसर ने जो तय किया है, इम्प्रूवमेंट का क्या अलाउंस मिल रहा है, टोटल रेंट कितना हुआ। तो हर खेत का पूरा रिकॉर्ड पर्चे में लिखा जाता है। असेसमेंट पर्चा इज प्रिपेयर्ड बाय कौन, सेटलमेंट ऑफिसर करता है। सेक्शन 165 किस बारे में बात करता है, इंटरिम स्टॉपेज ऑफ रिकवरी ऑफ काइंड रेट्स। अब देखिए ये सेक्शन क्या कहता है, इफ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है, जब एग्रीकल्चरल जो है ईयर जब स्टार्ट होगा उसके बाद, ड्यूरिंग विच असेसमेंट परचाज मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर सेक्शन 164 का सबसेक्शन 3, द सेटलमेंट ऑफिसर फाइंड्स दैट ड्यू टू strained relation between landholder and tenants or for any other sufficient reason it is necessary to stop recovery of rent in kind, he may recommend it to the state government। अब यहाँ पर सेटलमेंट ऑफिसर को क्या लग रहा है कि अब इनसे हम जो रेंट है ना काइंड में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये सारी बातें जो है राज्य सरकार को बताएंगे। ये सेक्शन ये कह रहा है कि यदि कृषि वर्ष शुरू होने के बाद, ठीक है, जब सेक्शन 164(3) के अनुसार पर्चे जारी होने वाले हैं, 164 के 3 अंदर हमने पढ़ा है, पर्चे जारी होने वाले हैं, और सेटलमेंट ऑफिसर को ये लग रहा है कि जमींदार और किराएदार के बीच में तनाव है या कोई अन्य कारण है, तो वह अनाज के रूप में लगान रोकने की सिफारिश राज्य सरकार को कर सकता है कि अब इन लोगों से आप जो रेंट है काइंड में मत लो, स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में तो क्या चल रहा है, इनके बीच में तो स्ट्रेन रिलेशन चल रहे हैं। तो ये सब रिकमेंड वो कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, आपकी इंटरिम स्टॉपेज ऑफ रिकवरी ऑफ काइंड रेट, ठीक है। सेटलमेंट ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द रिकमेंडेशन विद हिज रिमार्क्स टू स्टेट गवर्नमेंट। अब सेटलमेंट कमिश्नर क्या करेगा, ये जो सिफारिश वो लगा रहा है, अब इन सिफारिश को अपनी टिप्पणी सहित राज्य सरकार को आगे भेज देगा। अब राज्य सरकार क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर लेगी उसके स्टेट सेटलमेंट,
जो ऑफिसर सेटलमेंट जो कमिश्नर है उसके रिकमेंडेशन को या फिर रिजेक्ट कर देगी। अगर एक्सेप्ट कर लिया है स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी रिकमेंडेशन को, द ऑर्डर शैल बी पब्लिश्ड एंड इट विल डायरेक्ट दैट नो लैंडलॉर्ड शैल रिकवर रेंट इन काइंड and cash rent may be taken temporarily as mentioned in assessment पर्चा। और यदि सरकार ने क्या किया, सेटलमेंट कमिश्नर की जो ये रिकमेंडेशन थी इसको स्वीकार कर लिया, तो फिर क्या है, स्वीकार करने के बाद क्या किया जाए, आदेश प्रकाशित होगा, ठीक है, इसको पब्लिश किया जाएगा इस ऑर्डर को, और ये तय होगा कि कोई भी जमींदार अब अनाज में लगान नहीं लेगा और तथा अस्थायी रूप से नकद किराया लिया जाए, और अब आप कैश में लें, रेंट को काइंड में ना ले, ठीक है। Such order shall be passed only if the rent in kind for that agricultural year has not already been realized। ये आदेश तभी होगा जब उस वर्ष का अनाज वाला किराया पहले से ना वसूला गया हो, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब सेक्शन 166 हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। अभी हमने क्या पढ़ा, इफ एनी टेनेंट और लैंडलॉर्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, within 30 days of proclamation under section 164 का 4, the settlement officer shall hear the objection and decide it and determine the rate। अगर कोई किराएदार या जमींदार 30 दिन के अंदर आपत्ति करता है तो सेटलमेंट ऑफिसर क्या है, सुनवाई करके फिर अब किराए को तय करेगा। क्योंकि 164 के अंदर हमने क्या पढ़ा, अभी पर्चा है प्रिपेयर हो रहे हैं, उसके अंदर हम सब रेंट रेट वगैरह सब लिख रहे हैं। अगर उनको आपत्ति है कि ये जो रेंट रेट वगैरह आप लिख रहे हैं, ये जो असेसमेंट रेंट आप बता रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो इसका आपको जो ऑब्जेक्शन लेना है तो वो कब लेना है, 30 दिन के अंदर जिस दिन क्या है ये प्रोक्लेमेशन हुआ है सेक्शन 164 के 164 के सबसेक्शन 4 में, ठीक है। तो आपको 30 दिन के अंदर क्या है इसका ऑब्जेक्शन ले लेना है। आप इसको क्या कर लो, 166 में जो बात लिखी है 30 डेज वाली इसको मार्क कर लो, ठीक है। फिर सेक्शन 167 रेंट फ्रॉम व्हाट डेट पेबल। जो रेंट डिटरमाइन किया गया है अंडर सेक्शन 166, अब रेंट डिटरमाइन हो गया, ऑब्जेक्शन वगैरह सुन ली गई, ठीक है, जो भी चीजें थी। अब 166 में जब ऑब्जेक्शन वगैरह सुन लिए गए, अब रेंट को डिटरमाइन कर दिया गया, तो अब रेंट कब से पेबल होगा, तो रेंट डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 166 शैल बी पेबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सेटलमेंट पीरियड अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय सेटलमेंट ऑफिसर। तो सेक्शन 166 के तहत जो तय किराया है वो सामान्यतः सेटलमेंट की शुरुआत से देना होगा। अब आपको एमसीक्यू में दे देंगे एग्रीकल्चरल ईयर या कुछ भी डाल देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं, जो रेंट डिटरमाइन किया गया है सेक्शन 166 के तहत उसको हम कब से पे करेंगे, सेटलमेंट पीरियड जैसे शुरू होगा तब से। अगर सेटलमेंट ऑफिसर ने कोई डायरेक्शन दे दिया तब बात अलग है। फिर सेक्शन 168 ऑप्शन टू टेनेंट टू रिफ्यूज रेंट। अगर टेनेंट एनी टेनेंट मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रेंट डिटरमाइन विद इन 30 डेज इन राइटिंग। अब कोई भी किराएदार जो है वो 30 दिन के अंदर लिखित रूप में तय किराया स्वीकार करने से मना कर सकता है। अब जो आपने रेंट को डिटरमाइन कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं कि नहीं हम इतना किराया तो नहीं देंगे इसका। तो जो आप ये रिफ्यूज कर रहे हैं ना, तो आपको ये 30 दिन के अंदर अंदर वो भी रिटर्न में क्या करना होगा, रिफ्यूज करना होगा। इफेक्ट क्या होगा रिफ्यूजल का, इफ टेनेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द रेंट ही शैल वेकेट द होल्डिंग इमीडिएटली। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो रेंट तय किए गए हैं तो जो टेनेंट उसको लग रहा है तो बहुत ज्यादा है, तो ठीक है आप मना कर दो, हम रेंट पे नहीं करेंगे, और जब आप रेंट पे नहीं कर रहे हो तो फिर जमीन भी खाली कर दो, ठीक है। तो अगर किराएदार मना करता है तो फिर क्या होगा, उसको तुरंत जमीन खाली करनी होगी। हु रिकमेंड स्टॉपेज ऑफ रेंट इन काइंड, रिकमेंड कौन करता है, सेटलमेंट ऑफिसर रिकमेंड करता है कि जो अनाज में आप लगान जो है इसको रोकने की सिफारिश कर रहे हैं, सेटलमेंट ऑफिसर। अब ये बताइए हु फाइनली अप्रूव स्टॉपेज ऑफ रेंट इन काइंड। लेकिन फाइनली अप्रूव कौन करती है, फाइनली अप्रूव तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अनाज में लगान रोकने की अंतिम मंजूरी कौन, स्टेट गवर्नमेंट देती है। विद इन हाउ मेनी डेज ऑब्जेक्शन कैन बी फाइल अंडर सेक्शन 166। अगर आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है सेक्शन 166 के तहत कितने दिन, 30 डेज। अगर टेनेंट रिफ्यूज कर देता है रेंट देने से तो क्या होगा, तो उसको जो होल्डिंग है जमीन को खाली करना होगा। ऑर्डर स्टॉपिंग रेंट इन काइंड इज पब्लिश्ड, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया है, अनाज के जो लगान है उसको रोकने का आदेश किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करती है। फिर है सेक्शन 170 ऑफर ऑफ होल्डिंग टू अदर पर्सन अपॉन द, जैसे कि अब क्या हुआ,
रेंट ज्यादा लगा, किराएदार ने जो टेनेंट है उससे जमीन खाली कर दी, अब वो जमीन हो गई खाली, तो अब उसका क्या होगा? तो अपॉन द वेकेशन और रिजेक्टमेंट ऑफ अ टेनेंट अंडर सेक्शन 169 द होल्डिंग मे बी ऑफर टू अनदर पर्सन एज टेनेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। तो अब वह जमीन क्या है, किसी अन्य व्यक्ति को किराएदार के रूप में दी जा सकती है।